चुनावी आगाज 2024। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। राजनीतिक पार्टियां 2024 में जीत के नए रास्ते खोजने में लगी हुई हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने मेगा प्लान का खाका तैयार कर लिया है और नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। तो वहीं 2024 में मोदी सरकार के जीत के रथ को रोकने के लिए विपक्षी दलों की शिमला में होने वाली बैठक अब बेंगलुरु अब होने जा रही है। लेकिन चलिए ग्राफिक्स आपको दिखाते कि आखिर चुनावी आगाज ये किस तरह से बीजेपी कर रही है और आखिर बीजेपी का मेगा प्लान क्या है। क्योंकि इस प्लान के जरिए बीजेपी ये चाहती है कि सन 2024 का चुनाव देखिए जीता जाए, क्योंकि बीजेपी देश भर में 3 सेक्टर में जो है बांटकर काम करेगी। और देखिए बैठक कहां पर हो रही है, क्या तैयारियां इसको लेकर, चलिए वो भी अब आपको दिखाते हैं। क्योंकि 6, 7, 8 जुलाई को बैठकें होंगी। विपक्ष का बेंगलुरु में अब अगला महामंथन है। विपक्ष पूरा एकजुट होकर पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना चाहता है। लेकिन क्या विपक्ष इतनी आसानी से इसमें कामयाब होगा क्या? पटना में आपने बैठक को देखी थी। पटना में बैठक के दौरान देखिए तमाम विपक्ष के नेता शामिल हुए। उम्मीद जगी है विपक्ष को। लेकिन आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी का इस समय मेगा प्लान तैयार है। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियां कर रही है। 3 रीजन में देश को बांटा गया। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी जो है मेगा प्लान कर रही है। वहीं देखिए आगामी चुनाव को लेकर क्या किया जा रहा है। बीजेपी देश भर को 3 सेक्टर में बांटकर बैठक अब करेगी। सांसद, विधायक, तमाम छोटे नेता, हर एक कार्यकर्ता इसमें पूरी तरह से जुटे रहेंगे। वहीं नॉर्थ, साउथ और ईस्ट रीजन की भी यहां पर बैठक की जाएगी। वहीं 6, 7 और 8 जुलाई को बैठकें होंगी। बैठक के जरिए यह तय किया जाएगा कि किसको क्या जिम्मेदारियां दी जाए। विपक्ष का बेंगलुरु में अगला महामंथन होने वाला है। इस महामंथन में विपक्ष के तमाम नेता शामिल होंगे और मंथन में ही अब यह तय होगा कि आखिर कैसे 2024 के चुनाव में विपक्ष को सत्ता में आना है। लेकिन बेंगलुरु में 13 और 14 जुलाई बहुत अहम है बैठक के लिए। विपक्ष इस बैठक में तय करेगा कि किसको क्या जिम्मेदारियां दी जाए। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी तो मेगा प्लान तैयार कर रही है, लेकिन बीजेपी अगर विपक्ष को कम आकी तो शायद ये उसकी बहुत बड़ी भूल भी होगी। कई सारे सवाल होंगे आज के दिन, लेकिन रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे। आखिर नॉर्थ, साउथ और ईस्ट रीजन की बैठक कैसे होगी और रिपोर्ट के जरिए अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर बैठक में क्या कुछ खास होगा। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। – 2024 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार, अब होगा असली इम्तिहान। विपक्ष का बेंगलुरु में अगला महामंथन। हो गया 2024 का चुनावी आगाज। जैसे जैसे 2024 चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज होती जा रही हैं। सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां 24 में जीत के नए रास्ते खोजने में लगे हुए हैं। सबसे पहले बात केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत की थी। वहीं अब गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष की 3 दौर की बैठक में बीजेपी के अगले मेगा प्लान का खाका तैयार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार की रात मैराथन बैठक भी की। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में नया फॉर्मूला तैयार किया है। पार्टी ने अब 2024 के चुनावी जंग जीतने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पहली बार पार्टी के कामकाज को सरल बनाने के लिए देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 3 सेक्टर ईस्ट, नॉर्थ और साउथ में बांटा गया है। बीजेपी अध्यक्ष एक सेक्टर के प्रमुख नेताओं और संगठन मंत्री के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी की ये अहम बैठक 6, 7 और 8 जुलाई को होगी। पूर्वी क्षेत्र के नेताओं के साथ यह बैठक 6 जुलाई को होगी, जबकि 7 जुलाई को उत्तरी क्षेत्र की और 8 जुलाई को दक्षिणी क्षेत्र के नेताओं की बैठक होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए की मोदी सरकार के जीत के रथ को रोकने के लिए 17 विपक्षी दलों की बैठक
बेंगलुरु में होगी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने बैठक की जगह बदलने का ऐलान किया है। पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि बेंगलुरु में 13 और 14 जुलाई को बैठक का आयोजन किया जाएगा। 2024 के चुनावी आगाज के साथ जहां एक और केंद्र की मोदी सरकार माइक्रो लेवल पर रणनीति के तहत अपने संगठन को मजबूत कर चुनाव जीतने की रणनीति के साथ जुट गई है, तो वहीं मोदी के जीत के रथ को रोकने के लिए महागठबंधन भी अब महामंथन के लिए बेंगलुरु में जुटने वाला है। ये अगला महामंथन मोदी सरकार को कितनी टेंशन देने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो 2024 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है, लेकिन क्या बीजेपी अपने प्लान से विपक्ष का जो कुनबा है उसको ध्वस्त करना चाहती है? जो कुनबा का मतलब तमाम वो पार्टियां एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में। वही विपक्ष का बेंगलुरु में अब अगला महामंथन होने वाला है। पहले बैठक शिमला में होने वाली थी, लेकिन क्या महामंथन के जरिए विपक्ष 2024 में जीत प्राप्त कर पाएगा? क्या आज के दिन देखिए कई सारे मेहमान होंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी की टेंशन बढ़ रही है। कई सारे बयान भी सामने आए होंगे, आपने देखा होगा विपक्ष की बैठक को लेकर। तो चलिए, हिमांशु कुमार नेता कांग्रेस के, प्रदीप सिंह नेता बीजेपी के, डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। शुरुआत करते हैं प्रदीप जी आप ही से। सर, कैसी तैयारी है 3 रीजन के जरिए, क्या आप करना चाहते हैं? विपक्ष को एक बार बताइए, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि इस बार हम लोग भारी पड़ने वाले हैं। धन्यवाद सागर जी अवसर देने के लिए। सबसे पहले तो देखिए, मैं बताऊं कि हमारी पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पे बड़ा नेता भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता है और छोटा नेता भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। समरूपता है, परिवारवाद का कोई टेंशन नहीं है और क्षेत्रवाद का या भाषावाद का कोई टेंशन नहीं। तो अगर बेसिक लोकतंत्र की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनके आधार पे जो मूलभूत अर्हता है कि जिसपे आप आम चुनाव को लड़ने के लिए जाते हैं, वो हमारी पार्टी पूरी तरह से फुलफिल करती है। अब दूसरी बात आती है कि आपके कामों को जनता को बता के कन्विंस करें, ये ना कि परिवार को बता के जनता को कन्विंस करें, क्षेत्र को बता के जनता को कन्विंस करें, जाति को बता के जनता को कन्विंस करें। बीते 9 वर्षों में जो देश में परिवर्तन आए हैं, जनता उससे भली भांति परिचित है। ठीक है, हर लोकसभा सीट आम चुनाव में अपनी अपनी अलग महत्ता रखती है। हम इस बात से एकदम इत्तेफाक रखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में जो मतदाता है, वो वोटर है, वो परिपक्वता की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका प्रतिफल आप पाएंगे कि देखिए, अभी कर्नाटक में चुनाव हुए, वहां हमारी हार हुई, लेकिन लोकसभा सीटों में अगर आप 19 में देखें तो कर्नाटक में वही हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी वही हुआ था और राजस्थान में भी वही था। लेकिन कंपैरेटिवली जब आप आम चुनाव की सीटों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अरे ये क्या हो क्या रहा है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो विपक्षी पार्टियां जीतनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मतदाता का विचार और ज्यादा मैच्योर हो चुका है तो विपक्ष, अब विपक्ष पे क्या ही कहना, आप शायद बताएंगे तो और अच्छा लगेगा, क्योंकि जनता तो यही सोचेगी कि भाई मैं अपनी पार्टी का ही गुणगान करूंगा। निश्चित तौर पे मेरा कर्तव्य है, हम जन जन तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। लेकिन जनता भी ये समझ रही है कि विपक्ष अब किसी एक चीज को लेके समरूप नहीं है, उनके में कोई एक रूपता नहीं है, तो आगे उनको विचार करने में आसानी हो जाती है कि भाई किसके लिए अपना मत बनाए। हिमांशु जी से एक बार पूछ लेते हैं। हिमांशु जी, एक अकेली पार्टी कहीं सब पर भारी ना पड़ जाए सर। आप लोग तो 17-18 पार्टियों का मिलन है इस बार का लोकसभा चुनाव के लिए। पहले बैठक शिमला में होने वाली थी, फिर बेंगलुरु में कर दिया गया। सबसे पहले तो हमारे मित्र को जानकारी दुरुस्त कर लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी नहीं है, उसके साथ लगभग 30 दलों का गठबंधन है। इस जानकारी को पहले दुरुस्त कर ले, फिर बोले तो अच्छा रहे। दूसरी बात, हिमांशु जी, मैं ताजा घटनाक्रम की बात कर रहा हूं सर। अभी जो आप लोगों ने इस समय मेगा जो महामंथन किया, अभी देखिए आगे बेंगलुरु में होने वाली, उसको लेकर मैं पूछ रहा हूँ। वही बात मैं कह रहा हूँ, जब ज्ञान होता है तो चुनाव लड़ना आसान होता है। आपका भविष्य निश्चित तौर पर निर्धारित करता है, लेकिन अगर आप अपने पास को भूल जाते हैं तो हिमांशु जी को सुन लेते हैं। प्रदीप जी आएंगे, बोलिए हिमांशु जी। बोलिए। जब सारे विपक्षी दल 17 विपक्षी दल एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ना तय स्वाभाविक रूप से ये है। इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से कह रहा हूं, क्योंकि 63% वोट इंक्लूडिंग एनडीए में उस समय में जदयू और अकाली दल था, तब इनको मात्र 37% वोट लगभग आया था। आज एनडीए से बाहर है जदयू और अकाली दल, तो आप समझ सकते हैं लगभग 37% वोट में भी इनका वोट खत्म हो रहा है। तो 63% वोट यदि एकत्रित हो रहा है, जब सरकार बनाने की बारी आएगी
जब बात होगी कि हम चुनाव जीत रहे हैं, जब लोगों को लगेगा कि यूपीए सरकार बेहतर हो सकता है, बेहतर काम कर सकता है, तो यह प्रतिशत 70 से भी ऊपर जा सकता है। तो एक तरफा लड़ाई होने की बात है, एक तरफा हम लोग चुनाव जीतने की तैयारी में। तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी स्वाभाविक है। इस देश में बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, घटती सहिष्णुता, इस देश में ये सब तो आप लोग के मुद्दे हैं सर, आएंगे मुद्दों पर आएंगे, अभी मुद्दों पर आएंगे, अभी प्लानिंग पे आ रहे हैं सर। हिमांशु जी भी यहाँ पर देखिए बैठे हुए थे कांग्रेस की तरफ से, और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार। सुनील जी, जो बड़े बड़े राज्य हैं सर, जैसे गुजरात की हम बात करें, यूपी की हम बात करें, यहां पर कैसे विपक्ष अपना देखिए कमाल दिखा पाएगा? क्योंकि यहां पर तो बीजेपी का कुनबा देखिए बहुत स्ट्रांग है, ध्वस्त करना इतना आसान है। 71 सीटें 2014 में यूपी में, उसके बाद 62 सीटें आ गई। यहां पर देखिए थोड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्यों कौशिक जी? देखो सागर जी, भारतीय जनता पार्टी पे जो जिस तरीके के आरोप लगते हैं कि वो 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है, तो निश्चित तौर से ये सही बात है। और दूसरी बात देखा जाएगा, जिन राज्यों की आपने चर्चा की, प्लान बीजेपी प्लान बना के रखती है, ए प्लान बी प्लान, और कर्नाटक इसका उदाहरण है। तो कांग्रेस ने भी उसी प्लान के हिसाब से काम किया जो बीजेपी कर रही है। तो कर्नाटक में चुनाव की जीत कांग्रेस को मिली, इसलिए मिली कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने धरातल पर जाके चुनाव लड़ा। बिल्कुल। अधिकतर क्या होता था कि दिल्ली दरबार से आदेश होते थे, दिल्ली दरबार से निर्णय लिए जाते थे, लेकिन पहली बार कांग्रेस ने कर्नाटक के धरातल पर वरिष्ठ नेताओं को भेज करके जो वहां निर्णय लिए गए, निश्चित तौर से वो चौंकाने वाले साबित हुए, और एक परिणाम भी उसका आया। यही स्टाइल बीजेपी का काम करने का है। यदि बीएल संतोष साहब से अभी चर्चा हुई, जो इनके संगठन महामंत्री हैं, निश्चित तौर से उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, और उसी का ये कारण था कि 3 जोन में पूरे देश को बांट करके किस तरीके से समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करने के बाद बहुत बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कई राज्यों के संगठन महामंत्री बदले जाएं, कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएं। ये दूसरी बार में पता चलेगा, जब 6, 7, 8 के बाद जब मीटिंग होगी, और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट के बाद जब निर्णय लिया जाएगा। ये निश्चित तौर से लूप होल में है। तो अब ये देखना पड़ेगा दूसरी पार्टियों को भी कि भारतीय जनता पार्टी जहां पन्ना प्रमुख से चल करके पन्ना समिति पर जाने का प्रयास कर रही है। पन्ना समिति का मतलब आप समझिए, ये तो छोटे मोटे बदलाव हैं। जब सीएम बदल जाते हैं तो फिर यहाँ तो चुनाव जीतने के इसी कारण बदले जाते हैं, इसी कारण बदले जाते हैं कि उनका कार्यकर्ता का जो काम करने का स्टाइल है ना, वो मुख्यमंत्री बदले तो विरोध थोड़ी होता है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री बदलने के बाद पूरा कैबिनेट का कैबिनेट बदल दिया गुजरात में, और आपने देखा क्या हुआ। आपने उत्तराखंड में देखा, मुख्यमंत्री बदले और हारे हुए मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया। उत्तर प्रदेश में आपने देखा उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो यही देखना पड़ेगा राजनीतिक दलों को, औरों को, कि निश्चित तौर से जो प्लान, जिस प्लान के हिसाब से जो ब्लूप्रिंट बीजेपी तैयार करती है, यदि वो विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल भी यदि ये करेंगे तो निश्चित तौर से कड़ा मुकाबला होगा। प्लान तो होने चाहिए आपके पास। अब देखिए उत्तर प्रदेश की आप बात कीजिए, जहां उत्तर प्रदेश और गुजरात का जिक्र किया, 1 साल हो गया प्रदेश अध्यक्ष बदले हुए कांग्रेस का, अभी संगठन का निश्चित तौर से प्रारूप नहीं बन पाया, संगठन का विस्तार नहीं आप कर पाए, संगठन में कौन किस कहां रहेगा इसको आप तय नहीं कर पाए। सदस्यता अभियान चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल। बूथ अध्यक्ष रहेगा, वार्ड अध्यक्ष रहेगा कि नहीं, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, कुछ नहीं, सब वही पड़ा हुआ है। केवल आपने प्रदेश लेवल पर कुछ चेहरा बदल दिए तो ये संगठन नहीं हो सकता। यही मुझे लगता है थोड़ी बहुत कमी है, ये कांग्रेस को सीखना भी पड़ेगा। और निश्चित तौर से कांग्रेस में इस बात की चर्चा भी चल रही है, जो खड़गे साहब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले बहुत सारी बातें पटल पर रखी थी, क्या वो बातें क्रियान्वयन कर पाएंगे? खड़गे साहब नहीं कर पाएंगे। खड़गे साहब को कितने महीने हो गए? खड़गे साहब ने क्या कहा था, 50% सीट 50 साल से उम्र के नीचे लोगों को मिलेगा। क्या हुआ? क्या संगठन का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हो पाया? आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन कम से कम अपने संगठन को तो दुरुस्त करना पड़ेगा। मतलब कि कर्नाटक वाली रणनीतियां अगर ये लोग बनाए तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। मतलब कि ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी। इसलिए सागर जी समझना पड़ेगा कि जब हम निर्णय तात्कालिक लेते हैं और धरातल पर जाकर के जब राष्ट्रीय स्तर का नेता समझता है, जैसे आप कर्नाटक की बात कीजिए, सिद्धारमैया हो या डीके शिव कुमार हो, क्षेत्र बांट दिए गए, उसी क्षेत्र के हिसाब से टिकटें दी गई। या तो चुनाव से पहले आप देखेंगे तो टकराव दिख रहा था कांग्रेस को। अब आप देखिए राजस्थान में आप समाधान नहीं कर पा रहे हैं। समाधान मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में जो चल रहा है, सचिन पायलट कहां जाके टिकेंगे? मध्य प्रदेश में आप समाधान नहीं कर पाए और मध्य प्रदेश में सत्ता हाथ से चली गई। पंजाब में आप समाधान नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच क्या रहा? आते हैं प्रदीप जी के पास आ जाए। प्रदीप जी, देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ये सभी विपक्षी पार्टियां लोगों के पीछे जा रही हैं, चाहे बात महंगाई की हो, कई ऐसे मुद्दे देश भर में जो इस समय ज्वलंत हैं।
अगर 18 पार्टियों के नेता अगर लोगों के दरवाजे पर ग्राउंड पर अगर इस तरह से उतरेंगे तो नहीं लगता कि हाँ माहौल थोड़ा सा विपक्ष का बन जाएगा आपको? निश्चित तौर पे सागर जी देखिए, कोई भी, अब मैं थोड़ा सा दूसरी बेस बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जो टीम पिछला वर्ल्ड कप जीती होती है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी परफॉर्मिंग टीम होती है और उसको अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखना होता है, इसलिए वो दिल तोड़, कमर तोड़, खून बहाव, पसीना बहाव, सारी मेहनत करती है। और हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी, जहां पे कार्यकर्ता, एक एक यूनिट, छोटा से छोटा कार्यकर्ता उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोई बड़ा कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। मैं अब देखिए, ये तो हमारी तैयारी हो गई। अभी ये विपक्ष की मीटिंग शिमला में होनी थी, पूरे राष्ट्र में इस बात की खबर फैल गई, फिर अचानक से आपने जो है उसको कर्नाटक कर दिया, और कर्नाटक में कांग्रेस का शासन है। तो किस प्रकार की रणनीति बनी थी, किस कारण से उसको चेंज किया, ये केवल राजनीतिक दल या विश्लेषक ही नहीं, देश की जनता भी समझती है कि आखिर क्या था, क्या परेशानी थी वहां पे करने से, या इस तरह के बाय द लाइंस, अंडर द टेबल, या जिसको बोलते हैं बिटवीन द लाइंस। ये बात हमारे देश की जनता बहुत अच्छी तरह से समझती है। बिखराव जो विपक्ष में है, बड़े अच्छी बात होगी कि एक अच्छा विपक्ष मिले देश को, संसद में अच्छा विपक्ष हो, परिपूर्ण हो, जो कि सरकार को सकारात्मक रवैये को लेकर के चले, ना कि संसद की कार्यवाही बंद होने दे। तो जनता, ये कहते हैं कि जनता की याददाश्त बहुत कम है, लेकिन इन मामलों में जनता की याददाश्त। एक सवाल बहुत अहम है, ऐसा लग रहा है कि अभी से ही थोड़ा सा मनमुटाव शुरू हो गया विपक्ष की, जो सभी पार्टियां 15 दल जो मिले महामंथन किए। कौशिक जी, ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं और ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं हिमांशु जी से, केजरीवाल साहब सहमत इस समय कह रहे हैं कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मंथन होना चाहिए, ड्राफ्ट तैयार किया जाए, ये सब लागू होना चाहिए। कांग्रेस बिल्कुल इससे परे बयान देती है। पार्टी के कई और लोग हैं, जो पार्टियां सारी मिलकर यहां पर आई मंथन की, उनमें सबके अलग अलग सुर हैं। क्यों हिमांशु जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और कांग्रेस पार्टी ग्रास रूट पर, आपको पता होगा, हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि हिमाचल से क्यों कर्नाटक लाया गया। इनको पता होना चाहिए कि हिमाचल का जो अभी मौसम है वहाँ बरसात। लेकिन हिमांशु जी देखिए, मैं मनभेद को लेकर सवाल किया सर, पहले नहीं पता था, मनभेद आगे मतभेद में ना बदल जाए, क्योंकि अभी से ही अगर जो 15-16 पार्टियां आप लोग जुड़े हुए हैं, आप खुद गए वहां पर बैठक में शामिल होने के लिए, दिक्कत नहीं हो जाएगी सर? अगर किसी का बयान अलग है, कोई अलग रास्ते पे जा रहा है, कहीं कोई अलग कुछ कह रहा है। इसी को लेकर के तो कर्नाटक में हमारी बैठक हो रही है कि आपस में कोई भी यदि मनमुटाव है, यदि किसी मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में किसी मुद्दे पर हमारे बीच में मतभेद है, तो सारे मतभेदों को खत्म कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी खुश होने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अरे हिमांशु जी, खुश हम क्यों होंगे? अरे ये तो आपको मौसम की जानकारी बाद में हुई, चलिए आपने सुधार कर लिया, विपक्ष पर जो अच्छी बात है। प्रदीप जी सुन लीजिए हिमांशु जी को, बात करते हैं, करिएगा, काउंटर करिएगा सर, 1 मिनट रुके, बोले हिमांशु जी बोलिए। तो दूसरे पार्टी की मन की बात क्या सुनेंगे आप? अब सुन तो लीजिए। यह निश्चित रूप से समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से इस देश की जनता त्रस्त है, और कांग्रेस का जनाधार हर जगह है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल पर, हमारी कमेटी तैयार है, और हम भारतीय जनता पार्टी जैसे देश विरोधी पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए तैयार है, और 2024 में निश्चित रूप से इनकी विदाई तय है। इसी विदाई को देखते हुए चलिए सर, 2 राज्य जीतने के बाद कम से कम ये कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है आप लोगों में सर। पार्टी की छटपटाहट स्पष्ट है। हिमाचल कर्नाटक जीतने के बाद कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप हुआ है, कुछ ये नजर आ रहा है, आगे बरकरार है, क्योंकि अभी तो सागर जी एक बात ऐड करना चाहूंगा, सागर जी एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए, बढ़िया है। वैसे इसके पहले मैं बता दूं, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत जी को जो है थोड़ी चोट लगी है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। हालांकि इसके पहले उन्होंने कोई उपहार देने की बात कही थी प्रदेश की जनता को। मैं ऐसी आशा करता हूं, आज बकरीद का त्योहार है, इस अवसर पे कि प्रभु उनको जल्दी स्वास्थ्य लाभ दें, और वो उस जो पिटारा खोलना चाहते थे जिससे कि राजस्थान की जनता का लाभ हो, वो जल्दी मिल जाए। अब देखिए लेट हो रहा है, एनीवेज हम आते हैं उस पर। अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि देश विरोधी, अरे भैया, जब डोकलाम में बात होती है तो राहुल गांधी जी एक तरफ तो हल्ला मचाते हैं, ऊपर से फिर चीनी अपने मित्रों से मिलने चले जाते हैं। उसका भी संदेश जनता को पता होता है, तो आरोप लगाने से पहले सोच लेना चाहिए। और हर गठबंधन में सागर जी एक संयोजक पहले नियुक्त हो जाता है कि संयोजक जो है पूरी कार्यवाही को जो है स्मूथली रन कराए, आसानी से लेके चले। अभी देखिए संयोजक विपक्ष का अभी निर्धारित नहीं हुआ है, वो कब होगा, कितनी देर में होगा, अभी दुलावी भी तय होना बाकी है, अभी भी तय होना बाकी है। और इससे जो है खुद ही कौशिक जी ब्रेक के बाद आ रहे हैं, ब्रेक के बाद, तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। 23 जून की तारीख आपको याद होगी,
विपक्ष की पार्टियों ने एकजुटता दिखाई और उसके बाद विपक्ष बहुत ज्यादा उत्साहित आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के आक्रामक तेवर ने पूरे विपक्ष को एक बार फिर से अब चौंका दिया है। लगातार जो बैठकों का दौर जारी है, 3 रीजन में जिस तरह से बांटा गया है बीजेपी की तरफ से और वहां पर सभी नेता काम करने वाले हैं, ये कहा जा रहा है कि अब टर्निंग पॉइंट होगा और बीजेपी अब बेहतर रणनीतियां तैयार कर रही है। चलिए, तमाम मेहमान बने हुए जिनसे हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। हिमांशु जी, शिमला में आपको याद होगा जब एनडीए को आप लोगों ने सत्ता से बेदखल किया था सन 2002 में, वहां पर बैठक हुई, आप लोगों ने कमाल किया। अब वही आप लोग कमाल बेंगलुरु में बैठक के बाद करना चाह रहे हैं और इसका तोड़ आप लोग क्या निकालेंगे सर? क्योंकि बीजेपी तो देश को देखिए कि एक जोन में बांट रही है, एक रीजन में बांटकर वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को उतार रही है। कुछ इसी तरह से मिलता जुलता कुछ करने वाले हैं क्या? यही तो बीजेपी की घबराहट साबित कर रही है कि बीजेपी कितनी घबराई हुई है। बीजेपी की घबराहट इससे स्पष्ट हो रही है कि बीजेपी समझ रही है कि इस देश का सत्ता उसके हाथ से जाने वाला है। कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल पर मजबूत है और बूथ लेवल पर हमारे कार्यकर्ता आज भी सक्रिय हैं। कर्नाटक में आपने देखा होगा और हिमाचल में आपने देखा होगा कि इन लोगों ने कर्नाटक और हिमाचल में दोनों जगह अपने बड़े बड़े नेताओं को लगाया था। पन्ना कमेटी बनाई गई थी, बूथ कमेटी बनाया गया था, लेकिन क्या फल निकला? आप देखें, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के लोगों, भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। यही होने वाला है इस देश में। इससे जितना भी ये लोग कर ले, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इस देश की जनता जान चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमला देने का काम करेगी। जिस पार्टी के द्वारा चलाए गए नोट 7 साल नहीं चल पाया, तो आप देश को क्या चला पाएगी? यह आप समझने की बात है। चलिए सर, उम्मीद हम यही करेंगे क्योंकि सन 2019 का चुनाव आपको याद होगा सर, 17 का चुनाव याद होगा। आप लोग एक एक मुद्दे को पकड़ कर तो बैठे। बालाकोट का जिक्र मैं कर लेता हूं, आप लोग काउंटर करने में देखिए असफल रहे थे। एक मुद्दे को आप लोग खींचे चले गए। हालांकि इस बार रणनीतियां आप लोग अलग थोड़ी दिखा रहे हैं। क्यों कौशिक जी, इस बार की रणनीतियां आपको लग रहा है कि विपक्ष की सन 2019 की अपेक्षा थोड़ी अलग है क्या? देखो सागर जी, जो ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा 2024 का, वो कांग्रेस को अग्रणी भूमिका में आके करना पड़ेगा, एक बड़े भाई के रूप में करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा यदि कुर्बानी देनी पड़ेगी तो कांग्रेस को देनी पड़ेगी। यदि आप क्षेत्रीय दलों को साथ लाना चाहते हैं और क्षेत्रीय दलों को स्थापित करने के लिए बड़ा अहम भूमिका रही है आपकी। जहां जहां आप कमजोर रहे हो वहां क्षेत्रीय दल मजबूत हुए हैं। तो क्षेत्रीय दल कभी भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पुनः सत्ता में वापस आकर के या ऐसा कोई समझौता हो या ऐसा कोई गठजोड़ हो कि फिर कांग्रेस मजबूत हो। ईमानदारी से कहा जाए तो क्षेत्रीय दलों की लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस से लड़ाई है। वो बीजेपी से लड़ाई दिखती है, लेकिन कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक था, ये 70-80 के दशक की आप बात करेंगे तो उसके बाद जो भी क्षेत्रीय दल डेवलप हुए वो कांग्रेस को कमजोर करके हुए। कांग्रेस का वोट बैंक छीना है क्षेत्रीय दलों ने। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई फॉर्मूला कांग्रेस निकाल पाएगी। जब सीबी और ईडी की जब बात आती है, उत्पीड़न की बात आती है, जांच की बात आती है, तब तो लगता है क्षेत्रीय दल के निश्चित तौर से बीजेपी पे हमला बोला जाए। लेकिन जब विचारों की बात आती है और अपने अपने राज्यों की लड़ाई की बात आती है, कौन कौन से मुद्दे होंगे, तब लोग पीछे हट जाते हैं। आप पार्टी को आप देख लीजिए, आप पार्टी किन मुद्दों पर बीजेपी के साथ क्या कहा है आज सिविल कोड को लेकर के। क्या यदि ऐसी स्थिति होती है तो हम समर्थन दे सकते हैं, सोच सकते हैं उस पर। तो आप इधर एक कह रही है कि आप अध्यादेश के खिलाफ हमारे साथ आ जाइए, तो निश्चित तौर से दूसरा जो आपने फॉर्मूला दिया कि राजस्थान मध्य प्रदेश में आप हम हट जाएंगे, पंजाब में और हिमाचल में आप हट जाइए, तो जब ऐसा दिल्ली में और पंजाब में आप हट जाइए, तो जब ऐसा फॉर्मूला का क्या तोड़ है कांग्रेस के पास? क्या ममता बनर्जी का तोड़ है क्या? यही उत्तर प्रदेश की हम चर्चा कर लें, अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से बात करने के लिए तैयार नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के बीच वार्ता चल रही, 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो एक फॉर्मूला निकालना पड़ेगा ना कांग्रेस को, और कांग्रेस को तभी फॉर्मूला निकाल सकती है जब कांग्रेस अपनी तमाम सीटों पर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। जिन 200 से ज्यादा, लेकिन देखिए कौशिक जी, मायने यह भी रख रहा है कि अगर इतने सारे दिल अगर मिल रहे हैं तो वो दिल आगे जुड़े भी रहे तो बेहतर है, नहीं तो आपको पता है कि कितनी बड़ी फूट हो जाएगी। नहीं देखो, दिल मिले सिर्फ सत्ता के लिए मिले तो निश्चित तौर से जनता बहुत समझदार है जी। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा बड़ा चेहरा कांग्रेस ने हराया है, तब तो इनके पास कोई कांग्रेस का चेहरा भी नहीं था कांग्रेस के पास। तो जनता से कनेक्ट करने के लिए ये अब आप मोदी को उठाओ, ये मोदी को उठाने का नारा थोड़ा ही है। आप जनता जहां पीड़ित है, जहां त्रस्त है,
उसको आप कैसे, आपके पास ब्लूप्रिंट है, जिन राज्यों में आपकी सरकार है। अब आप देखिए कर्नाटक में बिजली के दाम बढ़े, दिल्ली में बिजली के दाम बढ़े, पंजाब में जब आपकी सरकार आती है और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं और पत्रकार जयराम रमेश जी से पूछता है कौशिक जी चलिए कि थोड़ा आप पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, घुसते हैं सर। नहीं, कौशिक जी, नहीं, जयराम बीजेपी रमेश के अंदर खाने में घुसते हैं। ईस्ट, नॉर्थ और साउथ का जो मेगा प्लान है, थोड़ा इसको बेहतर तरीके से समझाइएगा प्रदीप जी। क्या आप लोग को लग रहा है कि, क्योंकि देखिए विपक्ष इस समय खुलकर बैटिंग कर रहा है सर, क्रिकेट के मैदान पर सामने वाली टीम को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कई सारे कप्तान एक साथ खेलने आ गए हैं मैदान में। अरे सर देखिए, एक होती है क्लास 1 की टीम, एक होती है क्लास 2 की टीम और एक होती है क्लास 3 की टीम। 4 बैट्समैन, 4 बॉलर, 1 विकेट कीपर करके एक अच्छी टीम बनती है ताकि हर मुद्दों को संभाला जा सके। जब सारे के सारे कैप्टन ही खेलेंगे तो बाकी सारा काम कौन करेगा? लेकिन आप ये बता रहे हैं कि मेरे यहाँ तो एक ही कप्तान है, मोदी जी। सुनिए तो सागर जी कंप्लीट कर लेने दीजिए, मैं उसमें जवाब दूंगा कि देखिए 16 खिलाड़ी होते हैं, वैसे तो लोग कटाक्ष कहते हैं, लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि बीच मैच में कोई खिलाड़ी जाकर के बैट्समैन को कोई संदेश देना हो या पानी पिलाना हो या शीतल पेय देना हो तो कर लेता है। जब सारे के सारे कैप्टन हो जाएंगे तो बाकी सारा काम करेगा, क्योंकि टीम गेम में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, वही कप्तान होता है, वही 16वां खिलाड़ी होता है, दोनों बराबर होते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। अभी तो एक मुद्दा आया है कि आम आदमी पार्टी जो है शिमला में पता नहीं, अब बेंगलुरु में जाएगी कि नहीं जाएगी। अभी ममता जी बोलेंगी बंगाल छोड़ दो, शरद जी बोलेंगे महाराष्ट्र छोड़ दो, आम आदमी पार्टी बोलेगी पंजाब छोड़ दो, दिल्ली छोड़ दो। बेचारी कांग्रेस जाएगी कहां? एओयूम, एलन ऑक्टिव यूम द्वारा स्थापित अंग्रेजों की सुरक्षा नली, सबसे पुरानी पार्टी, वो जाएगी कहां बेचारी? उसको कुछ अस्तित्व चाहिए। आज कांग्रेस के नेता दम भर रहे हैं, राहुल गांधी जी का नेतृत्व, राहुल गांधी जी का नेतृत्व, राहुल गांधी जी का नेतृत्व। देश जानता है राहुल गांधी जी का नेतृत्व कैसा रहेगा। कभी कभी पंचर बनाने लग जाते हैं, कभी कभी ट्रक ड्राइवर हो जाते हैं, कभी कभी न जाने क्या क्या हो जाते हैं, कभी चीन के साथ भी उनकी वार्ता हो जाती है। तो ये सारे संदेश आप देखिए, ब्रांडिंग होती है, विचारों की अच्छी ब्रांडिंग होती है, किसी ऐसे दगे हुए कारतूस की ब्रांडिंग नहीं होती। आप लोग को दिक्कत है क्या? अगर वो जाकर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिक्कत है? वो प्रयास करें, दूसरी टीम अपने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए प्रयास करती रहे, हमें क्या परेशानी है? बल्कि वो अच्छा करे या बुरा करे, हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन हमारे देश के पीएम और हमारे बीजेपी के कई मुख्यमंत्री भी जब गरीबों और छोटों लोग के बीच जाकर बैठते हैं सर, तो इसमें आपत्ति क्या है सर? कोई लोगों से जुड़ाव है सर उनका, कोई आपत्ति नहीं है। हम कहाँ आपत्ति कर रहे हैं? वो जैसे भी करें, जो भी करें, लेकिन जहां मुख्य रूप, अभी आदरणीय कौशिक जी ने बताया, इसलिए तो नहीं डर रहे क्योंकि राहुल गांधी भी अब राजनीति अब सीखने लगे हैं। सीखने लगे हैं? कौन कह रहा है राजनीति सीखने लगे हैं? 20 वर्षों से सांसद हैं और अब 22वें 23वें वर्ष में अगर कोई राजनीति सीखता है तो भगवान ही मालिक होगा। मैं देखिए वो मैसेज की बात है, उसका मैसेज मैंने दे दिया जो कहना था मुझे। सागर जी देखिए क्या होता है कि एक विचारधारा की बात होती है, जैसे आदरणीय कौशिक जी ने अभी बताया कि देखिए कुछ मामलों पे तो एक हो जाते हैं, जहां फंसने की बात आती है, जहां जांच की बात आती है, वहां सारे विपक्षी दल एक हो जाते हैं। लेकिन जनता, आपके फंसने से जनता का क्या सरोकार है? आपको तकलीफ हो रही है, जनता को अपने से मतलब है। जो आम चुनाव में मतदाता होता है वो देखता है कि उसका भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा। जांच ही तो लेकिन बन गया। सुन तो लीजिए, अरे सागर जी सुन लीजिए, वो देखिए ठीक है, आप स्वतंत्र हैं उस पर कटाक्ष करने के लिए, लेकिन जनता अपने भलाई को देख करके वोट देती है, किसी नेता की भलाई या किसी परिवार की भलाई को देख के वोट नहीं देती है। आप जितने विपक्षी दल है उसमें बताइए दूसरी तीसरी पीढ़ी के कौन ऐसा है जो पहली पीढ़ी का हो आम आदमी पार्टी छोड़ के? हालांकि आने वाले समय में उसका भी यही असर होगा, लेकिन आप एक बताइए जो कि परिवारवाद में ना हो, क्षेत्रवाद में ना हो, भाषावाद में ना हो, इस तरह के वाद किस परिवारवाद तो सर क्या बीजेपी में नहीं है क्या सर? आ जाओ काउंटिंग पे सर, चार नेता गिना दूं क्या? नहीं, गिनाने की बात नहीं है, लेकिन इस तरह से बदनामी हमारी थोड़ी, हमारे यहाँ एक अघोषित नियम है, आपको बता देता हूं मैं। हमारे यहाँ नहीं, सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। हमारे यहाँ 2014 से पहले कोई भी नेता जो सक्रिय था उसकी कंटिन्यूटी है, लेकिन एक ही घर में एक ही खानदान में 2 मंत्री नहीं हो सकते। समझ रहे हैं ना? ये एकदम हार्ड लाइन है। इसका कहें तो आप उदाहरण भी सर्च कर लीजिएगा कि एक व्यक्ति कोई पार्टी देखिए दूध की धूली नहीं है ना, तो कोई परिवारवाद से अछूती रही है सर, हर जगह ये चलता है। विपक्ष भी तो उसी श्रेणी में आता है ना। मैंने आपकी बात से सहमत हूं सागर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन विपक्ष में भी कोई इस तरह से है क्या जो दूध का धुला हुआ है? कोई नहीं, मैं तो कह रहा हूं सर, ना तो बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, कोई पार्टी दूध की धूली नहीं है। परिवारवाद खुल के चलता है सर, डंके की चोट। लेकिन जनता अपनी भलाई के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही प्रथम वरीयता में रखती है। ठीक है, चलिए हिमांशु जी, सर बेंगलुरु क्यों से शिफ्ट किया गया सर? शिमला में तो सफलता मिल गई थी आप लोगों को 2019 में, माफ करिए 1997 से 2002 वाले के बाद। देखिए बेंगलुरु हो या शिमला हो, क्या फर्क पड़ता है? हम लोगों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बिना वजह क्या सर? और जो भी बात होगी सर, हर चीज के पीछे वजह तो होती है सर, वजह तो बता दीजिए। अरे मौसम खराब है हिमाचल का, आपको पता होगा कि मौसम खराब है। मौसम राजनीति की बात कर रहे हैं कि वेदर की बात कर रहे हैं सर?
मैं वेदर की बात कर रहा हूँ। अब इसको बड़े रूप में मत देखिए, इसको सागर विज्ञापित मत जी, कीजिए। विपक्ष की एकता के लिए मौसम भी बहुत प्रभावी कारण है, सोच लीजिए। हमारे मित्र भाजपा के कह रहे थे, अभी परिवारवाद की बात कर रहे थे, जैसा अमित शाह का बेटा नहीं है। कौन अनुराग ठाकुर कहाँ से आया है? पूजा मुंडे कौन है? हो गया सर, मुद्दा ये नहीं, इसलिए मैंने बोल दिया सर, है मुझे भी याद है सर, पता है मैं भी की बात करने वाले लोगों, सुन लीजिए सागर जी, कंप्लीट कर लीजिए। ये परिवारवाद की बात करते हैं। अरे गांधी नेहरू परिवार के ऊपर उंगली उठाने से पहले इनको सोचना चाहिए कि इस परिवार का दो महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो पूर्व प्रधानमंत्री अपने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, आप परिवार की बात करते हैं। ये कहते चीन के राष्ट्रपति से जाके मिल लेते हैं। अरे आपके प्रधानमंत्री बिन बुलाए पाकिस्तान में मेहमान बन जाते हैं। इस देश की जनता के बारे में सही कर है। इस देश की जनता तय करेगी कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या कांग्रेस की सरकार चाहिए। इस देश में जो बढ़ती महंगाई है, जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की है, क्या रोजगार मिला? क्या किसानों का भला हुआ? कहते कि आमदनी 1.5 गुनी हो जाएगी, क्या हो पाया? उसके बदले 3 काले कानून ले आए। काला धन तो नहीं ले पाए, काले कानून ले आए। सागर जी, कर्नाटक में इनकी सरकार आई है और बोल रहे थे महंगाई का मुद्दा, और आते ही बिजली का बिल बढ़ा दिए। इस पे भी जवाब दे लीजिए थोड़ा। महंगाई देखते ना कितनी, आप तो कह रहे थे ना कि 30 रुपए पेट्रोल चाहिए या नहीं, बिजली का देख लीजिए ना, अभी का देख लीजिए हाल में। आप जिस पे दम भर रहे हैं कि कर्नाटक में आप जीते हैं, और वहां आने के साथ ही दाम बढ़ा दिया बिजली का, जो मूलभूत आवश्यकता है। डिबेट की दिशा मत मोड़िए सर, आप लोग डिबेट की दिशा मत मोड़िए। हिमांशु जी, क्यों बेचैनी हो रही है? बैठक पर रणनीतियों पर चर्चा हम कर रहे हैं सर। महंगाई, बेरोजगारी सर, ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है सर, पूरा दिन निकल जाएगा। जब टॉपिक रखेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे हम। कौशिक जी, देखिए मौसम तो खैर खराब चल ही रहा है, जिक्र कर ही दिया है हिमांशु जी ने, चाहे वेदर हो या फिर राजनीति हो, लेकिन कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या यहाँ पर? क्योंकि शिमला में बैठक होना, फिर उसके बाद बेंगलुरु में वहां पर शिफ्ट कर दिया जाना, ऐसा क्यों लग रहा है कि बेंगलुरु में अगर बैठक होगी कांग्रेस को तो कुछ बेहतर यहाँ पर विकल्प यहाँ निकल जाएगा? देखो, कर्नाटक का नाम आप जोड़ के चल रहे हैं, शुरुआत कहाँ से होती है? जब इनके अहमद साहब राज्यसभा का चुनाव गुजरात से लड़ते हैं तो सारे विधायक कहाँ शिफ्ट किए गए थे? तो कर्नाटक की बड़ा अहम भूमिका रहती है, और डीके शिव कुमार बड़ा अच्छे मैनेजर हैं व्यवस्थाओं के मामले में। तो निश्चित तौर से मुझे लगा होगा, या कांग्रेस को लगा होगा उस समय, कि बजाय यहाँ से या तो वहां हम मीटिंग शिफ्ट करते हैं तो बड़े स्तर की और अपनी देख रेख में कुछ चीजें हो सकती हैं वहां पर। तो ये पार्टी का निर्णय है कि वो कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, स्थान का कोई मतलब नहीं रहता है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वास्तव में आप चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाह रहे हैं, क्या उसी स्पीड में लड़ना चाह रहे हैं, उसी ब्लूप्रिंट के साथ लड़ना चाह रहे हैं क्या? उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो मैंने अभी चर्चा की, आपके प्रदेश का संगठन अभी 1 साल में तैयार नहीं हुआ। इसका जिम्मेदार कौन? उत्तराखंड में तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं गुटबंदी के साथ साथ वहां के प्रदेश के संगठन को पुनर्गठन नहीं किया गया अभी। इसका जिम्मेदार कौन? ये भी सारी पार्टियां कहती हैं, लगभग हम सब लोग भी कहते हैं कि यह दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, और उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राज्य हो जाने के नाते आपने उस संगठन पर ध्यान नहीं दिया। 2022 के चुनाव में प्रियंका गांधी ने जितनी मेहनत की और जितने लोग उनको सुनने आते थे, और जो मीडिया में उनको स्पेस मिला, उसके बावजूद तो आपने लेकिन काम भी नहीं आया सर। रिजल्ट आपने देखा, उसका रिजल्ट कुछ इसलिए नहीं आया कि कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को लेकर के मानते हैं कि संगठन में कमी है और संगठन हमारा उस स्तर का नहीं है। आप देखिए, संगठन के हिसाब से आप देखिए, 6वां नंबर आता है उत्तर प्रदेश में संगठन के हिसाब से, और आप लड़ना चाहते हैं बीजेपी से जो नंबर 1 की संगठन की पार्टी है। तो जो विपक्ष में और राजनीतिक दल है, उनके साथ आप गठबंधन करने से पहले आप अपने संगठन को तो मजबूत करिए। निश्चित तौर से जब आप संगठन को मजबूत करेंगे, तब मुझे लगता है कि आप आंखों में आंख डाल के दूसरे क्षेत्रीय दलों के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हैं, क्या उनकी हैसियत है कि अखिलेश यादव से बैठ के चर्चा कर सकें? यदि अखिलेश यादव से भी जाकर के मीटिंग होगी तो आपके दिल्ली में आकर के मीटिंग होती है, राहुल गांधी से मीटिंग होती है, आपके प्रदेश अध्यक्ष उसमें क्यों नहीं होते हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष की कोई अहम भूमिका नहीं हो सकती है क्या? तो ये जो छोटे छोटे निर्णय है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, जो कर्नाटक में आपने जिस उद्देश्य के साथ और जिन फॉर्मूले के साथ चुनाव लड़ा और आप जीते,
वो फॉर्मूला दूसरे प्रदेश में भी लागू कीजिए। या तो उत्तर प्रदेश से कोई गठबंधन होगा, राजस्थान से कोई गठबंधन होगा, मध्य प्रदेश में होगा, बिहार में होगा, तो उन क्षेत्रीय दलों की, क्षेत्रीय नेताओं की जिम्मेदारी नियत कांग्रेस करेगी कि नहीं करेगी, उनका ओपिनियन लेगी कि नहीं लेगी। यदि आप उनका ओपिनियन नहीं लेते हैं तो 2019 के चुनाव में जो आपने देखा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का क्या हुआ, जनता ने स्वीकार नहीं किया। ये भी कांग्रेस को समझना चाहिए। केवल आप ऊपर केवल आप गठबंधन तैयार कर लेंगे और जनता की उसमें सहमति नहीं है तो निश्चित तौर से कई ऐसे इसके उदाहरण है मिश्रा जी जो आंखें खुलने का काम करते हैं। प्रदीप जी देखिए, जहां पर कांग्रेस की पकड़ मजबूत है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ बहुत बेहतर कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कई सारे सर्वे में वो अपनी पकड़ बना भी चुके हैं। कर्नाटक आप देख ही रहे हैं, हिमाचल आप देख ही रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में इन राज्यों के लिए क्या प्लान तैयार कर रहे हैं सर? देखिए, आदरणीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जिनसे लाभ मिला है लाभार्थियों को, उन तक पहुंचना, और जो अभी अछूते रह गए हैं उनको लाभ पहुंचाना, जो सरकारी योजना है उसमें कोई धर्म, क्षेत्र या इस तरह की क्लासिफिकेशन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। वो संपूर्ण जनता के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है, वो सभी को मिलेगी। उन पे हमारा फोकस रहेगा। हम अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा सके, सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके, जो कि बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे कोई सी भी बहुत सी योजनाएं हैं। एक प्रोग्राम में बताना कर रहे हैं और जनधन योजना की, जनधन योजना तो अपने, अरे भाई साहब आपके बस की नहीं है, कांग्रेस के बस की नहीं है, रहने दीजिए। सागर जी आप अपना सवाल पूछ लीजिए। आप उसके बाद जब उज्ज्वला योजना की आप बात करते हैं, सर्वानी चाहिए ऐसी बात करते हुए ना, लेकिन प्रदीप जी ठीक आइए, 1200 रुपए सिलेंडर। सागर जी आप सवाल आइए, लेकिन प्रदीप जी आइए, हिमांशु जी आ रहे हैं। हिमांशु जी बहुत बेहतर डिबेट चली है सर, वैसे ही रहने देते हैं। प्रदीप जी सुनिए सर, अगर मैं बात करूं कर्नाटक की, हिमाचल की, कई ऐसे राज्य, क्योंकि गुजरात का चुनाव देखिए बड़े आसानी से आप जीत लेते हैं क्योंकि वहां पर चेहरा है मोदी जी और वहां पर कोई पार्टी जीत भी नहीं सकती है, कई दशकों तक आने वाले, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन विधानसभा के जमीनी मुद्दे आप पकड़ नहीं पाए सर, जहां पर कांग्रेस ने जीत प्राप्त की है। फिर आप कैसे, आपको लग रहा है कि केंद्र की उपलब्धियां इन सबको गिनाकर आप वोट पा लेंगे? देखिए, हम कोई एनार्की नहीं है, हम यहाँ लोकतंत्र है, जनता स्वतंत्र है अपने निर्णयों को लेने के लिए। और सरकार, जो भी सरकार में जो भी पार्टी की सरकार होती है, उसकी अच्छाई इसीलिए है कि जनता स्वतंत्र है, किसी प्रकार का उस पर प्रेशर नहीं है। आप देखिए, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पिछली बार जो 19 के पहले कर्नाटक के चुनाव हुए थे, असल में भारतीय जनता पार्टी ने, वो तो जेडीएस हारी है इस बार। अगर वोटों के प्रतिशत की और इस तरह से माइक्रो लेवल पे जाकर के डिस्टिंक्शन करें तो कांग्रेस का निश्चित तौर पे जनता ने अपना जेडीएस जीत जाती तो आप जीत ही जाते, क्यों सर? नहीं, जेडीएस का 6% मत जो कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है, उसके बारे में भी तो कुछ सोच लीजिए ना। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो जहां तक देखिए, पिछली बार छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुए थे और कर्नाटक में भी हुए थे, दोनों राज्यों में हम हारे थे। और लोकसभा में क्या हुआ? तो जेडीएस के हार, नहीं सुन लीजिए, जेडीएस को मत पकड़िए, छत्तीसगढ़ पे भी आ जाइए। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी विधानसभा में, और लोकसभा में कितनी सीटें आई वहां पे। तो मेरे कहने का तात्पर्य सागर जी ये है, बस यही तो मैं भी समझा रहा हूँ ना सर, विधानसभा और लोकसभा बिल्कुल अलग है जी, निश्चित तौर पे अलग है, निश्चित तौर पे अलग है। आपने तो एकदम, आप जिसको बोलते हैं नेल्ड इट, जिसको आपने एकदम सही बात कही। तो लोकसभा की जो सीट, लोकसभा का जो आम चुनाव होता है ना, उसमें जनता अपने मत को बदलती है और अपने भविष्य को विधानसभा चुनाव को भी जोड़ रहा था सर इसमें जी, मैं विधानसभा चुनाव को भी जोड़ रहा था, वहां पर विधानसभा चुनाव भी है सर। मैं प्रोग्राम के प्रारंभ में मैंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में मतदाता मैच्योर है और वो अपने भविष्य को ध्यान में रख करके वोट देता है, ना किसी परिवार को ध्यान में रख के वोट देता है। नहीं प्रदीप जी, फिर आप आएंगे परिवार पे तो हिमांशु जी तुरंत अभी लड़ बैठेंगे सर। सागर जी, मैं बस एक सवाल कर दूंगा, आपकी अनुमति हो तो। आपने राजस्थान में देखा ना, क्या नारा लगा था? बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारा दिया था, मैडम तुम्हारी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं। तो जिन राज्यों में चुनाव है, यदि आप हार के लोकसभा जीतना चाहते हैं क्या? निश्चित तौर पे देखिए, राजस्थान की क्या है, एक बार कांग्रेस की आती है, जिन प्रदेशों में चुनाव है 2024 से पहले, क्या आप ये बताना चाहते हैं कि हम 2024 नहीं। अरे सर, अब हम अपनी रणनीति सारी ये पब्लिक में खोलने वाली बात नहीं होती है। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी करता है। अब हमारी स्थिति कांग्रेस जैसी थोड़ी है, सबसे पुरानी पार्टी होने का दम और सीट में एकदम सबसे कम। तो हम अपने चुनाव रणनीति को, जो चुनावी रणनीति है, उसको कार्यकर्ता लेवल पे हम बता रहे हैं। जो चीजें बतानी होगी हम उसको बताएंगे, हमारा कार्यकर्ता बूथ लेवल पे। सर, हमारे पास 40,000 कार्यकर्ता हैं, 40,000 बूथ के लेवल पे कार्यकर्ता और 1 लाख बूथों पे, जो कि 543 लोकसभा सीटों में फैले हुए हैं। उन सब ने ग्राउंड लेवल पे काम किया, उनको दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। हर व्यक्ति अपने अपने बूथ को कवर कर रहा है, पहुंच रहा है, सरकार की योजनाएं बता रहा है।
अब जैसे कि आदरणीय कौशिक जी ने कहा कि भैया कांग्रेस की तो अभी उत्तर प्रदेश में जो है अध्यक्ष की स्थिति है और बूथ लेवल की कार्यकर्ता की क्या स्थिति है। निश्चित तौर पर हमारी बात आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन मध्य प्रदेश में हमारा संगठन बहुत मजबूत लेकिन है। प्रदीप जी आप इससे भी इनकार मत करिए सर, 71 सीटों से 62 सीटों पर आप आ गए थे जब पार्टियां मिलकर लड़ी थी। हिमांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, प्रदीप जी आपका शुक्रिया, कौशिक जी आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त थोड़ा कम है, समय में बधे हम सर। अगर हम बात करें तैयारियों को लेकर, बीजेपी बहुत बेहतर तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष भी खुलकर बैटिंग कर रहा है अपनी सियासी पिच पर। लेकिन हर एक कदम का तोड़ निकाल रही है बीजेपी, क्योंकि अमेरिका से आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और भी आक्रामक तेवर में दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आक्रामक तेवर कब तक रहेगा बरकरार, ये होगी देखने वाली बात। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।